नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर सुनने के लिए जराइम की दुनिया की अनकही कहानी। और मैं हूं आपके साथ आपका साही हरफन मौला हम जुबान संजीव चौहान। आज भी बेखौफ बात करेंगे अंडरवर्ल्ड के दो जिगरी दोस्त अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम के जानी दुश्मन बनने की इनसाइड स्टोरी पर। अंडरवर्ल्ड में दिलचस्पी रखने वालों को अब तक यही पता है कि भारत और अमेरिका के मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से बड़ा हाल फिलहाल दुनिया में कोई दूसरा और नहीं है। दूसरे, दुनिया यही जानती है कि 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के बाद भारतीय एजेंसियों के शिकंजे में फंसने के डर से दाऊद इब्राहिम देश छोड़कर भाग गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब मिथ यानी सरासर हवा में उड़ाई गई आसमानी या कहूं कि बेसिर पैर की झूठी कहानियां हैं। ऐसे में अब इस वक्त स्टेट मिरर हिंदी के यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ बने श्रोताओं के दिमाग में सवाल कौंधना लाजमी है कि अगर ये सब झूठ है तब फिर सच क्या है। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए ही अतीत में कई बार मैं बेबाक बात करता रहा हूं 1976 बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी और दिल्ली के रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर और सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक नीरज कुमार से, जिन्होंने अपनी किताब डायल टी फॉर डॉन में भी मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम की यादगार दोस्ती और खतरनाक खूनी दुश्मनी का बेबाकी से जिक्र किया है। नीरज कुमार भारत के वही आईपीएस अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस में नौकरी करने के दौरान जिनके सामने टेलीफोन पर दाऊद इब्राहिम से मोस्ट वांटेड आतंकवादी रहम की भीख या कहिए पनाह मांगते हुए गिड़गिड़ाया और मिमियाया था। साहब, अब तो बहुत हो गया है, काहे को पीछे पड़े हो, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे भारत बुला लो। कहते तो ये भी हैं कि दाऊद इब्राहिम का नीरज कुमार के पास यह संदेश भी आया था कि वो वापस भारत आने के लिए राजी है, मगर अपनी शर्तों पर। शर्तें भी ऐसी बेतुकी कि जिन्हें मान लेने की कल्पना करना भी देश के साथ गद्दारी होता। सीबीआई की पूर्व दबंग अफसर और 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा गठित की गई सीबीआई के स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के खास पड़ताली अफसर रहे नीरज कुमार ने मानने से स्वीकार करने से दाऊद की शर्तें इनकार कर दिया। तो दाऊद के भारत वापसी की उम्मीदें पनपने से पहले ही जमींदोज भी हो गई। अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़े कुछ पूर्व गैंगस्टर्स की माने तो अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम ने अपराध की दुनिया में एक समय में एक ही साथ कदम रखा था। शुरुआती दिनों में दोनों ही मुंबई की मलिन बस्तियों यानी गली के गुंडों के रूप में बदनाम हुए। धीरे धीरे जब आमजन के बीच में इनकी बदमाशी की धमक जमने लगी तो लोग अपने छोटे मोटे विवाद सुलझवाने के लिए इन दोनों की देहरियों पर पहुंचने लगे। बाद में जैसे ही दाऊद इब्राहिम को लगा कि अरुण गवली आने वाले वक्त में उसकी जराइम की दुनिया की जड़ें खोज सकता है, तो इस आशंका से भयभीत दाऊद इब्राहिम ने अरुण गवली की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया ताकि दाऊद इब्राहिम की गुंडई के रास्ते का कोई रोड़ा बन ही ना सके। कई साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल की कालकोठरी में कैद पड़ा छोटा राजन तो पहले से ही दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड था। यह जिक्र करना जरूरी है कि अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम की दुनिया में पांव रखने से पहले अरुण गवली और उसका भाई पप्पा चिंचपोकली में मौजूद सिंप्लेक्स मिल में मजदूरी करते थे। बाद में उन दोनों ने विक्रोली में स्थित गोदरेज एंड बॉयज कंपनी में छोटी मोटी नौकरी भी की, क्योंकि कंपनी में मेहनत बहुत और दाम यानी तनख्वाह कम थी। सो दोनों भाई रातों रात शॉर्टकट से धन्ना सेठ बनने के लिए गैंगस्टर पारसनाथ पांडे के जुए के अड्डे पर जा पहुंचे। अरुण गवली ने कालांतर में जिस जुबैदा मुजावर नाम की लड़की से शादी की, बाद में वही नाम बदलकर आज आशा गवली बन चुकी है। उसके खिलाफ भी तमाम मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं। आशा गवली महाराष्ट्र विधानसभा की पूर्व विधायक भी हैं। मुंबई की गलियों के गुंडा गवली ब्रदर्स पारसनाथ पांडे के भाईखुला में मौजूद मटका अड्डा मतलब एक विशेष किस्म के जुआ घर पर दादागिरी करने वाले गवली ब्रदर्स के ऊपर साल 1977 के करीब तब के महाराष्ट्र के इकलौते गैंगस्टर रामा नायक और बाबू रेशिम की नजर पड़ी, तो उन्होंने दोनों भाइयों को खुद ही गैंग में शामिल होने का प्रस्ताव दे दिया। भाईखुला कंपनी के नाम से उस जमाने में संचालित रामा नाइक और बाबू रेशिम गैंग की मुंबई के 7 रास्ता लालबाग,
मझगांव भाईखुला इलाके में तूती बोलती थी। तब तक दाऊद इब्राहिम का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ये वही भाईखुला कंपनी या गैंग था जिसमें तब मुंबई अपराध जगत के बड़े नाम या कहिए गुंडा शूटर्स गणेश भोसले, सदा पावले, किरण वालावलकर, चंद्रशेखर मिराशी, छोटा बाबू उर्फ अशोक चौधरी शामिल थे। इन सब ने मिलकर अपने प्रतिद्वंदी गैंगस्टर्स कुंदन दुबे, मोहन सरमालकर और कोबरा गैंग के लीडर शशि रसम जैसे कुख्यात शूटर्स गैंगस्टर्स को सबसे पहले रास्ते से साफ किया। मुंबई अंडरवर्ल्ड के जानकारों के मुताबिक करीब 4-5 साल तक मुंबई के गली के गुंडों यानी दाऊद इब्राहिम, अरुण गबली और छोटा राजन की तिकड़ी ने अपराध की गलियों में जमकर बवाल काटा था। अब तक ये तीनों अपनी छिछोरी हरकतों के चलते मुंबई पुलिस की नजरों में भी धीरे धीरे ही सही मगर कड़कने लगे थे। जब ये तीनों पुलिस की नजरों में चढ़ने लगे तो इन्हें भी पुलिस को कैसे सेट करना रखना है इसकी अकल भी आने लगी। कुछ साल में तीनों ने मुंबई पुलिस में अपनी गहरी पैठ बना ली। 1990 के दशक में एक दिन दाऊद इब्राहिम को शक हुआ कि उसके गैंग में शामिल अरुण गबली का बड़ा भाई किशोर गबली उर्फ पप्पा मुंबई पुलिस से उसके गैंग की गतिविधियों की मुखबरी करने में जुटा है। दाऊद द्वारा मंगवाई गई ड्रग और हथियारों की कुछ कीमती खेपें जब लगातार मुंबई पुलिस ने जब्त की तब तो दाऊद का अरुण गबली के भाई के ऊपर शक और भी पक्का हो गया। अपराध जगत के नए नए गुंडा बने मगर मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को अपना गैंग मजबूत करने के लिए अरुण गबली और छोटा राजन दोनों की ही बराबर की जरूरत थी। दाऊद इब्राहिम किसी भी कीमत पर अरुण गबली को गैंग से अलग करना नहीं चाहता था। हर वक्त मगर आंख में चुभने वाला अरुण गबली का बड़ा भाई और गैंग मेंबर किशोर गबली और पप्पा से दाऊद जल्दी से जल्दी दूर होने को बेताब था। सो दाऊद इब्राहिम ने अरुण गबली को इस बात की कानों कान भनक नहीं लगने दी कि उसका बड़ा भाई पप्पा दाऊद गैंग की मुखबिरी मुंबई पुलिस से करता है। यहाँ इस बात का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि दाऊद इब्राहिम, अरुण गबली, उसका बड़ा भाई किशोर गबली और पप्पा और छोटा राजन अपराध जगत के दलदल में सबसे पहले 1970 के दशक में बेहद कम उम्र में भाईखुला गुंडा कंपनी में भर्ती हुए थे, जिसका तब कुख्यात गैंगस्टर रामा उर्फ राम नाइक और बाबू रेशिम उर्फ बाबू राशम सर्वे सर्वा हुआ करता था। इस गुंडा कंपनी का मुंबई के भाईखला और परेल इलाकों में आतंक था। 1988 में गैंग लीडर रामा नाइक मुंबई में गोलियों से भूनकर ढेर कर डाला गया तो उस गैंग या कहिए उसकी गुंडा कंपनी की कमान अरुण गबली व उसके बड़े भाई पप्पा ने अपने हाथ में जबरिया ही ले ली और दोनों गुंडा भाई गबली बदमाश ब्रदर्स ने अपनी गुंडा कंपनी का मुख्यालय बनाया मुंबई की दगड़ी चाल यानी एक मलिन और बदनाम सलम बस्ती को। क्योंकि अरुण गबली तब तक दाऊद का राइट हैंड जिगरी विश्वास पात्र दोस्त था, साथ ही गैंग के हर काम की सफलता के लिए जिस तरह के तेज दिमाग का इस्तेमाल अरुण गबली करता था वैसी तीव्र बुद्धि तब छोटा राजन में भी नहीं थी। अब दाऊद के सामने समस्या यह थी कि वो अपने ऐसे विश्वास पात्र गैंगस्टर अरुण गबली को खोना भी नहीं चाहता था, मगर अरुण गबली को भनक लगाए बिना वो उसके बड़े भाई यानी अपने गैंग के गद्दार, जिस पर दाऊद को पक्का शक हो चुका था कि वो गैंग की मुखबिरी मुंबई पुलिस से करता है, अरुण गबली के बड़े भाई पप्पा को निपटाना भी दाऊद चाहता था। कुछ इस तरह से ताकि सांप यानी कि अरुण गबली का बड़ा भाई और दाऊद गैंग का मुखबिर किशोर पप्पा यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटे ना। एक दिन मौका पाकर दाऊद इब्राहिम के शूटर्स ने बेहद सधे हुए और गुपचुप तरीके से अरुण गबली के भाई को कत्ल कर डाला। यह बात काफी टाइम तक छिपी रही, लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद अरुण गबली को पता चला तो उसका खून खौल उठा, क्योंकि तब अरुण गबली दाऊद और छोटा राजन से अलग होने की कुव्वत नहीं रखता था, इसलिए भाई के कत्ल का खून पीकर खामोश रह गया। हाँ, दाऊद इब्राहिम उसी दिन उसका दुश्मन नंबर 1 जरूर बन चुका था, मगर इसकी भनक अरुण गबली ने दाऊद इब्राहिम जैसे मक्कार घाग मास्टरमाइंड गद्दार को नहीं लगने दी।
दाऊद के इशारे पर उसके गुंडों द्वारा किए गए भाई के कत्ल से बौखलाए बैठे अरुण गबली को साल 1993 में दाऊद इब्राहिम से आगे पीछे का हिसाब चुकता करने का आखिरकार मौका मिल ही गया। तब जब दाऊद इब्राहिम ने 1993 में मुंबई में सीरियल बम धमाकों को अंजाम दिलवाकर सैकड़ों बेकसूर हिंदुओं को कत्ल करवा डाला, तब अरुण गबली का माथा ठनका और उसे लगा कि दाऊद इब्राहिम एक गैंगस्टर ही नहीं बल्कि देशद्रोही, गद्दार और हिंदुओं से घोर नफरत करने वाला भी है। वहीं दूसरी ओर दाऊद इब्राहिम को जैसे ही भनक लगी कि अरुण गबली उससे खार खा चुका है, तो दाऊद समझ गया कि अब उसका भारत में जिंदा रहना नामुमकिन है और अरुण गबली के हाथों अपनी अकाल मौत की आशंका से कांपा थर्राया दाऊद इब्राहिम विदेश में जाकर छिप गया। मतलब शुरुआती दौर में जो दाऊद इब्राहिम अरुण गबली हम प्याला हम निवाला थे, वे ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। इन तमाम तथ्यों की पुष्टि बीते कल में कई बार दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त नीरज कुमार भी मुझसे बातचीत में कर चुके हैं। उनके मुताबिक अगर मुंबई में गुंडा कंपनियों को अंडरवर्ल्ड में बदलने का चलन 1980 के दशक में शुरू हुआ, तो गैंग वार का जन्म भी 1980 के मध्य से ही शुरू हो चुका था, जो कि 1990 का दशक आते आते अपने चरम पर पहुंच गया। सीबीआई और मुंबई पुलिस की फाइलों में दर्ज इतिहास के मुताबिक भायखला कंपनी को 1998 में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर को पठान गैंग के शार्प शूटर्स अमीर जादा, आलमजेब और समद खान ने कत्ल कर डाला। बदला लेने के लिए बौखलाए दाऊद ने रामा नाइक गैंग के मुखिया, वही रामा नाइक गैंग जिसके मुखिया रामा की मौत के बाद अरुण गबली और उसके भाई ने गैंग को हथिया लिया था, से दाऊद इब्राहिम ने मदद मांगी। दाऊद के कहने पर बाद में रामा नाइक अरुण गबली की भायखला कंपनी ने 1984 में करीम लाला के भतीजे व पठान गैंग के शूटर बारिश समद खान को गोलियों से भून डाला। 26 जुलाई 1992 को जब मुंबई के नागपाड़ा इलाके में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल पारकर को अरुण गबली गैंग के शूटर्स द्वारा गोलियों से भून डाला गया, तब दाऊद इब्राहिम का खून खौल उठा। बौखलाए दाऊद इब्राहिम ने अपने शूटर्स के जरिए बहनोई की हत्या में शामिल अरुण गबली गैंग पर ताबड़तोड़ हमला करवा दिया। और यह हमला पता कहां हुआ था? मुंबई के जेजे हॉस्पिटल के भीतर। और उस हमले में मारा गया था शैलेश हल्दनकर, जो गबली गैंग का शार्प शूटर और दाऊद इब्राहिम के बहनोई का कातिल था। 12 सितंबर 1992 को अस्पताल के भीतर घटी उस घटना में दाऊद इब्राहिम के बहनोई का कातिल और गबली गैंग का गजब का शार्प शूटर शैलेश हल्दनकर जब मरा तो दाऊद गैंग ने जश्न मनाया था। मुंबई की जेजे अस्पताल में हुई शूटआउट की वो सनसनीखेज लोमहर्षक घटना ऐसी थी जिसमें पहली बार भारत के किसी गैंगस्टर या अंडरवर्ल्ड डॉन ने AK-47 से लैस गिरोह का इस्तेमाल किया था। और दाऊद के गैंग में AK-47 से लैस जो शूटर्स पहुंचे थे अस्पताल में गोलियां छोकने के लिए, वो थे सुभाष ठाकुर और श्याम किशोर गरिकपट्टी। उनके साथ थे तो और भी 15-20 शूटर, लेकिन जो सुर्खियों में आए वो ये दो ही नाम थे, श्याम किशोर गरिकपट्टी और सुभाष ठाकुर। सुभाष ठाकुर इन दिनों उत्तर प्रदेश की जेल में सजा काट रहे हैं। मतलब साफ है कि कालांतर में जो दाऊद इब्राहिम और गबली अपराध की जिस काली दुनिया में दूसरों का नुकसान करने की मैली मंशा से कूदे थे, इन दोनों को उनकी उसी मैली मंशा ने न केवल अंडरवर्ल्ड के दो दोस्तों को एक दूसरे से अलग कर दिया, अपितु वे एक दूसरे के जानी दुश्मन बनकर आपस में खून के प्यासे भी हो गए। इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अब आज मुझे यानी अपने हमजुबान संजीव चौहान को विदा लेने की दीजिए इजाजत। ऐसे ही किसी और खास पेशकश के साथ मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते आइंदा भी जराइम की दुनिया के ऐसे किस्से सुनने के लिए स्टेट मिरर हिंदी की YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाइए।